बुद्ध महोत्सव 2016 दिनांक 22 ते 26 जानेवारी, स्थान दीक्षाभूमी नागपूर। करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ और जिनकी प्रेरणा से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और हमारे हजारों जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने जो सामाजिक बंधुता, स्वतंत्रता और आपसी मित्रता के तत्वधान में काम किया, जिससे कि हमारे समाज में एकजुटता हो सके। ये जो बुद्धा फेस्टिवल है, बुद्धा फेस्टिवल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की जो डिस्कशन है, इसको वैसे बुद्धा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको इवॉल्व किया गया। जैसे मित्रता या समानता या एकजुटता, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये बेसिक प्रिंसिपल हैं जो हमारे संविधान को एक दिशा देते हैं। हर चीज़ में इक्वलिटी का प्रिंसिपल संविधान में दिखाया जाता है कि इक्वलिटी का प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। अब वो इक्वलिटी कैसे, किस तरह की इक्वलिटी होगी? क्या एक कॉमन इक्वलिटी, जैसे एक जनरल प्रिंसिपल में अगर इक्वलिटी हो जाती है तो वो इक्वलिटी है, या फिर उसको रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में डेवलप करते हैं, वो सिस्टम जो है वो इक्वलिटी है। और अगर हम अपने यहाँ की जो इक्वलिटी है और जो दूसरे दो देश हैं उनकी जो इक्वलिटी है उसको भी एनालाइज करें, तो हमारे यहाँ रिटन प्रोविज़न होने के बाद, संविधान में स्पेसिफिक प्रोविज़न होने के बाद वो राइट्स हमें नहीं मिलते हैं। और दूसरे देशों में संविधान में कुछ नहीं होता, केवल इक्वल प्रोटेक्शन वर्ड लिखा होता है, तो उनको वो सब राइट्स जो हमारे संविधान में लिखे हैं तब हमें नहीं मिलते, वो अपने आप उनको मिलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसको अगर एनालाइज करें तो बुद्धा का जो कंसेप्ट है, बुद्धा किस चीज़ को इक्वलिटी का दर्जा देता है, किस चीज़ को लिबर्टी का दर्जा देता है, किस चीज़ को फ्रेटर्निटी का दर्जा देता है, अगर उसको आप एनालाइज करें तो मुझे लगता है कि जो हमारे लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है बेसिक प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब इक्वलिटी क्या है? ऑल आर इक्वल्स। अगर सब लोग बराबर हैं तो सब लोगों को बराबरी से अगर जीने का अधिकार है, तो एक ऐसी दशा में कोई आदमी गरीब होगा, कोई आदमी इकोनॉमिक तौर पे गरीब होगा, कोई आदमी सामाजिक तौर पे गरीब होगा, कोई आदमी सामाजिक परिदृश्य में एक डिफरेंट अपना मानसिकता रखता होगा। सब लोगों को क्या आप एक प्लेटफार्म पे खड़ा कर सकते हैं? ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स जनरेशन से डेवलप होते रहे हैं। हमारे देश में भी इन प्रिंसिपल्स को हम मानते हैं और दूसरे देशों में भी इन प्रिंसिपल्स को मानते हैं। अगर डिग्निटी का कंसेप्ट देखा जाए, ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी का जो कंसेप्ट है, वो हमारे देश के संविधान ने भी उसको अडॉप्ट किया है। दूसरे देश हैं उनमें भी ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया। लेकिन हमारी डिग्निटी और उनकी डिग्निटी में क्या अंतर है? क्या वो उस प्रिंसिपल्स को हम उस एक्सटेंट तक फॉलो कर पाते हैं जिस एक्सटेंट तक दूसरे देशों में डिग्निटी का कंसेप्ट फॉलो होता है? अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए, अगर सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक पर्टिकुलर एजुकेशन हासिल करते हैं, तो एक आदमी गांव में पैदा होता है, एक आदमी शहर में पैदा होता है, एक आदमी छोटे गांव में पैदा होता है, एक आदमी टाउन में पैदा होता है। उनकी जो मानसिकता है, उनका जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग फैकल्टीज जैसे काम करती हैं, उसमें एक भिन्नता होती है। क्योंकि जिसको सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं मिलता, सोशल एक्सपोजर नहीं मिलता है,
तो ऐसा आदमी डरा डरा हुआ रहता है, और ऐसे डरा हुआ आदमी जो होता है वो अपना जो उसको अगर नॉलेज भी होती है तब भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे गांव का बच्चा अगर शहर में किसी कॉलेज स्कूल में एडमिशन ले लेता है, तो वो बच्चा उसको जब टीचर कोई क्वेश्चन करता है तो ये नहीं उसकी नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज शायद शहर वाले बच्चे से भी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ऐसी दशा में क्या उस बच्चे को हम किस तरह से डिफरेंट ट्रीटमेंट दें कि वो शहर वाले बच्चे से इक्वेट किया जा सके। इसी तरह अगर जो जातिवाद का जो सिस्टम अगर देखें तो एक पर्टिकुलर कास्ट है, उसका डोमिनेंस है इंस्टीट्यूशंस पे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उस पे उनका डोमिनेशन रहता है। अगर डोमिनेशन रहता है तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका जो एजेंट है या उनका जो मेंबर है, उसकी मानसिकता और एक आदमी जिसने कभी उस इंस्टीट्यूशन को देखा ही नहीं, उसकी मानसिकता, दोनों में कितना अंतर होगा। तो अगर उनको इक्वलाइज किया जाए तो उनको किस तरह से इक्वलिटी का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये जो इक्वलिटी का ट्रीटमेंट है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी ह्यूमन सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। अगर हम इक्वलिटी का ट्रीटमेंट देते हैं किसी को, तो इक्वलिटी का ट्रीटमेंट इन इफेक्ट इक्वलिटी का ट्रीटमेंट रिजल्ट में होना चाहिए, या उसका प्रोसीड हम उसको देखें, या केवल पार्टिसिपेशन में हम इक्वलिटी का दर्जा दे दें। अगर मान लो यहाँ कोई रेस ऑर्गेनाइज की जाए, दौड़ ऑर्गेनाइज की जाए, और उस दौड़ में 10 आदमी दौड़ने वाले हैं। उन 10 आदमी में एक प्रोफेशनल दौड़ने वाला आदमी है, जो प्रोफेशनल जिसका काम ही दौड़ना है, और एक आदमी हैंडीकैप है। एक आदमी ऐसा है जिसको कोई बीमारी है, हैंडीकैप नहीं है लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकता। एक आदमी ऐसा है जो जिसकी फैकल्टीज एक डिफरेंट तरह से काम करती है। तो अगर दौड़ने के लिए मान लो 100 मीटर दौड़वाना है या 1000 मीटर दौड़वाना है, वो 5 तरह के आदमी अगर एक ही पैरामीटर में दौड़ेंगे, तो उनमें जो प्रोफेशनल दौड़ने वाला आदमी है उसका उस प्रतियोगिता को जीतने का या उस पार्टिसिपेशन में प्रथम पोजीशन हासिल करने का एक नॉर्मल रिजल्ट है उसका। तो अब इस रिजल्ट को कैसे बदला जा सकता है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत देशों के संविधान जो है उसका अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको एनालाइज किया, जिसकी वजह से हमें इक्वलिटी का राइट हमारे संविधान में मिला। अमेरिका के संविधान में वो राइट अमेंडमेंट से आया, और हमारे संविधान में वो बेसिक जो संविधान जब बना तो उस संविधान में उस प्रोविज़न को डाल दिया गया। दूसरा जो ह्यूमन राइट्स के जो कंसेप्ट हैं, तो ह्यूमन चार्टर जो अडॉप्ट हुआ 1948 में जब यूएन बना, तो उस टाइम जब यूएन चार्टर की अडॉप्शन हुआ तो उस चार्टर में जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो ह्यूमन राइट प्रिंसिपल्स हैं। उन सब प्रिंसिपल्स को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में एज ए प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज किया, और संविधान में उनका रिकॉग्निशन होने की वजह से संविधान जो है वो ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट, वो जो कंसेप्ट है उनको उनकी फाउंडेशन के बेसिस पे ही हमारा संविधान खड़ा हुआ। अब ये जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर इक्वलिटी का कंसेप्ट है कि क्लासिफिकेशन की जा सकती है, अब क्लासिफिकेशन में माइक्रो क्लासिफिकेशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और जो क्लासिफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है। मान लो एक कोई पर्टिकुलर पोस्ट है, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप 100 पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, और उसमें अगर सोशल क्लासिफिकेशन आप नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर तरह के लोग ही, कम से कम भी 95 लोग जो है एक ही तरह के, एक ही कास्ट के उसमें भर्ती हो जाएंगे। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको रेशनलाइज करने के लिए एक सोशल पार्टिसिपेशन का सिस्टम हमारे संविधान ने डेवलप किया, और इस जो सोशल पार्टिसिपेशन का जो सिस्टम है इसको अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, जैसे हमारा आर्टिकल 14 है उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है,
जो फ्रेज है वो यूज हुई, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अमेरिका के संविधान में इक्वल प्रोटेक्शन वर्ड यूज है, उसके बेसिस पे वो जो अफर्मेटिव एक्शन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देते हैं। उसके बाद एक ऐसा केस है जिसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन है अमेरिका में। हमारे यहाँ संविधान में 4 अमेंडमेंट हुए प्रमोशन की रिजर्वेशन देने के लिए, और अब मैं समझता हूँ कहीं पे भी वो प्रमोशन की रिजर्वेशन इफेक्टिवली लागू नहीं है। जब भी कोई प्रमोशन होता है तो कोर्ट्स में लिटिगेशन होती है, और वो जो लिटिगेशन है उसकी वजह से जो कोर्ट्स हैं उनका एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेशन का जो राइट है वो कर्टेल हो जाता है। अब ये जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है, इक्वल पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट है या इक्वल प्रोटेक्शन का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कैसे डेवलप किया जा सकता है? हमारे संविधान ने उसको रिकॉग्नाइज किया। उस संविधान के जो प्रोविजन है, जो क्लाज 4 है आर्टिकल 16 की, उसको बेसिक संविधान में एनेक्ट किया गया था, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास 3 था, ड्राफ्ट आर्टिकल 10 का। अब वो आर्टिकल 16(4) है, और उसको बाबा साहब ने अपनी इंटरप्रिटेशन में माना था कि ये एक्सेप्शन है मेन प्रोविजन का। लेकिन उस एक्सेप्शन को बाद में कोर्ट ने इंटरप्रेट करके कहा कि ये क्लासिफिकेशन है। मेरे हिसाब से एक्सेप्शन और क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट क्लासिफिकेशन होने के बाद वो अगर आर्टिकल 16 में क्लासिफिकेशन हो सकती है और 16(4) की क्लासिफिकेशन एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है, तो उस क्लासिफिकेशन को जब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो ऐसी जो क्लासिफिकेशन है वो एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल हो जाता है। और हमारे संविधान में ये जो प्रिंसिपल है, ये एक टी देवदासन का केस था जो 1964 में डिसाइड हुआ। उसमें डिसेंटिंग जजमेंट था जस्टिस के सुब्बा राव का। उसमें उन्होंने कहा कि एक्सेप्शन कहना इसको मैं समझता हूँ उचित नहीं है। एक्सेप्शन ना कह के इसको क्लासिफिकेशन कहना चाहिए, और इस तरह की क्लासिफिकेशन परमिसिबल है। और अगर मान लो आर्टिकल 16 नहीं होता तो आर्टिकल 14 में भी ये क्लासिफिकेशन कर सकते थे। लेकिन वो 64 का जजमेंट माइनॉरिटी जजमेंट था। उसको थॉमस का एक जजमेंट है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस, 1975 में वो डिसाइड हुआ, 76 में रिपोर्ट हुआ। तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लासिफिकेशन की थ्योरी को अप्रूव कर दिया कि ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि ये फंडामेंटल राइट है। उसके बाद मंडल जब लागू हुआ तो मंडल लागू होने के बाद मंडल को 9 जजों की बेंच को भेजा गया, और उस टाइम यही चर्चा थी कि ये जो थॉमस का केस है ये गलत डिसाइड हुआ है। 7 जजों ने अगर एक केस डिसाइड किया तो उसको अपसेट करने के लिए 9 जजों की बेंच की ज़रूरत है, इसलिए 9 जजों की बेंच कंस्टिट्यूट की गई। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के हिसाब से जो प्रिंसिपल रेफर किया जाएगा, जो इशू लार्जर बेंच को रेफर किया जाएगा, लार्जर बेंच केवल उस इशू का आंसर करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, केवल हमारे देश में नहीं, तो अराउंड द ग्लोब जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशल रिव्यू का कंसेप्ट है वहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्रिंसिपल डिसाइड किए कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता, रिलैक्सेशन नहीं हो सकता, आप जो है उसको यूनिट को ईयर मानेंगे, उसको बैकलॉग वैकेंसी नहीं देंगे। वो जो भी फार्मूले रिजर्वेशन को जिस तरह डिस्टॉर्ट करना था वो सब प्रिंसिपल्स को उन्होंने डिसाइड किया। जब 9 जजों ने उसको डिसाइड किया, लेकिन 9 जजों ने ये भी डिसाइड किया कि ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफिकेशन संभव है, और वो थॉमस का जजमेंट 9 जजों ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद 3 अमेंडमेंट हुए संविधान में। पहला अमेंडमेंट हुआ रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए। रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न संविधान में बनाया गया। उस प्रोविज़न के बावजूद 3-4 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए जिसमें उस प्रोविज़न का कोई रेफरेंस ही नहीं किया। और अभी 2014 में एक हम केस जीते, रोहतास भानखड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में जो हम शुरू से आर्ग्यू कर रहे थे कि एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर वर्सेस
कुलदीप सिंह का जजमेंट है, पंजाब ये यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 3 जजों का, जो कहता था रिलैक्सेशन हो सकती है प्रमोशन के केसेज में, लेकिन 2 जजों ने कहा कि रिलैक्सेशन नहीं हो सकती। तो वो 2 जजों के बेसिस पे, 2 जजों की जो जजमेंट है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने ओएम निकाल दिया। बाद में उस ओएम को नलीफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंसिपल सेटल्ड था और लार्जर बेंच ने ये व्यू लिया हुआ था कि रिलैक्सेशन हो सकती है। अब आज अगर रोहतास भानखड़ को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का 82nd अमेंडमेंट जो है उसको पास करने की ज़रूरत नहीं थी। बिहार में ये नागराज का जो केस है उसमें एक प्रिंसिपल डेवलप किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करेंगे। अब क्वांटिफाइबल डाटा में आपको काउंट करना है कितने लोग सर्विस में हैं और कितनी वैकेंसी हैं, कितने परसेंटेज रिजर्वेशन हो सकती है। जो रिपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया, उस कमीशन की रिपोर्ट में पर्टिकुलर फिगर आई हुई कि 5% रिप्रेजेंटेशन है। उसके बावजूद सिंगल जज ने मना कर दिया, डिवीजन बेंच ने मना कर दिया। भाई आप संविधान के प्रोविजन को अगर मानेंगे नहीं तो फिर ऐसे अमेंडमेंट का क्या फायदा होगा, दोबारा अमेंडमेंट करेंगे उसको भी नहीं मानेगा कोर्ट। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये एक ब्राह्मणिक सिस्टम है, जिसके तहत वो उनका माइंड सेट रहता है कि रिजर्वेशन जो है इसको अनफोर्स नहीं होने देना। और इसी प्रोसेस के तहत अब जहां 5% है और 23% वहां रिजर्वेशन है, 23% की जगह 5% सरकार की कमेटी ने माना है कि 5% रिप्रेजेंटेशन है। फिर भी वो कहते हैं नहीं, इंजीनियरिंग में तो चीफ इंजीनियर 2 हो गए हैं, अब एक एक पोस्ट का हिसाब लगाएंगे या आप जनरल डाटा का हिसाब लगाएंगे। जब एक एक पोस्ट का हिसाब लगाएंगे तो आप वहाँ भी भर्ती नहीं करेंगे, फिर कहेंगे हमें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर कैडर में एम्प्लॉइज भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे काम करता है, तो ये जो मानसिकता है इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। संविधान में प्रोविज़न है रिजर्वेशन प्रमोशन हो सकती है, उसके बावजूद वो प्रोविज़न जो है 17 जून 1995 को आया। मंडल का जो जजमेंट है इंदिरा साहनी के नाम से रिपोर्टेड है, वो 16/11/1992 को डिसाइड हुआ। उस मंडल के जजमेंट में पैरा 829 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन प्रमोशन है ये 5 साल तक लागू रह सकती है। 5 साल के अंदर गवर्नमेंट को स्टेप लेने हैं और गवर्नमेंट कानून बना के रिजर्वेशन को कंटिन्यू कर सकती है। इस 5 साल में 3-3.5 साल के बाद 95 में 97 तक वो अमेंडमेंट कर सकते थे, लेकिन जून 95 में उन्होंने अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट के तहत रिजर्वेशन प्रमोशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया। उस कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा के बावजूद उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब वो कहते जो इंदिरा साहनी का जजमेंट जो कोर्ट ने डिसाइड किया 5 साल तक तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जब संविधान में एक प्रोविज़न होगा उस प्रोविज़न की वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट की और उस वैलिडिटी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान का प्रोविज़न सही है। उसके बावजूद वो संविधान के प्रोविज़न को तो नहीं मान रहे, अपना जजमेंट जो है उसको मान रहे, अपने जजमेंट में जो हमारे फेवर में चीज़ थी उसको नहीं मान रहे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना एग्जिस्टेंस, अपना पैदा होना, मतलब वो उनका क्रिएचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके किसी भी इंस्टीट्यूशन को ख़त्म किया जा सकता है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर संविधान चाहे तो उन इंस्टीट्यूशंस का सब्स्टिट्यूट पैदा किया जा सकता है या उनको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन उस प्रोसेस के लिए तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी डेवलप कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाएगा। उस बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को पूरा एनालाइज किया जाता है और उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर एनालाइज किया जाता है जब कोई अमेंडमेंट होता है। आपने उस बेसिक जो स्ट्रक्चर की थ्योरी है उसके बेसिस पे माना कि आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B दोनों 16(4) प्रोविज़न
जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे फ्लो करते हैं। मतलब इनका जो एग्जिस्टेंस है वो 16(4) से ही आपका फ्लो करता है। अब ये जब लीगल प्रिंसिपल आपने मान लिया तो जो 16(4) की जो इंटरप्रिटेशन बुद्ध महोत्सव 2016 दिनांक 22 ते 26 जानेवारी, स्थान दीक्षाभूमी नागपूर। अब ये जब लीगल प्रिंसिपल आपने मान लिया तो जो 16(4) की जो इंटरप्रिटेशन है, जो क्लासिफिकेशन की जो थ्योरी है, उस थ्योरी को भी आपको मानना पड़ेगा। ये जो पूरा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो कोर्ट डिसाइड करती है, जो कोर्ट एडजुडिकेट करती है, कोर्ट जिसके बारे में डिसाइड करती है, तो उस प्रोसेस में ये इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है। लेकिन जो इस तरह का इंटरप्रिटेशन जब होता है, उस इंटरप्रिटेशन में भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। अगर नागराज के केस के पीरियड में उसी दौरान में पार्लियामेंट ने 11 एमपी निकाले जो कैश फॉर क्वेश्चन स्कैम था उसके बेसिस पे, और उसमें से एक एमपी मेरे पास भी आया और 10 एमपी अलग अलग जगह गए। लेकिन उन 10 एमपीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला और हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। जो जब हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला, सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे केसेस को समन कर लिया, अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को डिसाइड किया। अब इशू ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का जो सवाल है, उसमें जो इंटरप्रिटेशन थी, उस इंटरप्रिटेशन से चीफ जस्टिस सबरवाल उस टाइम चीफ जस्टिस थे, वो काफ़ी हद तक सहमत हुए, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी पिटीशन को एंटरटेन किया और उसके ऊपर बड़ा अच्छा जजमेंट दिया। हालांकि कुछ एस्पेक्ट पे उस जजमेंट को रिव्यू करने की ज़रूरत है, वो एक अलग एस्पेक्ट है जिसके ऊपर अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसी दौरान ये नागराज का जो केस है वो डिसाइड हुआ। 2006 में 5 में वो लोग निकाले गए और 6 में पूरा उनका आर्ग्यूमेंट हुआ और 6 में ही नागराज का केस डिसाइड भी हुआ और आर्ग्यू हुआ। तो अगर उसमें हम मेन लॉयर नहीं होते एमपीज के एक्सपल्सन वाले केस में, तो शायद नागराज के केस में ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी इन प्रोविजंस की 16(4)A 16(4)B की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, इनको अल्ट्रा वायरस कोर्ट डिक्लेयर कर सकता था। क्योंकि जो प्राइमा फेसी ओपिनियन थी कोर्ट की, वो ये थी कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जब हमने अमेरिका का एक जजमेंट है जिसमें ब्लैक्स को 50% तक रिजर्वेशन है, जब वो जजमेंट दिया तो जस्टिस सब्बरवाल ने कहा बट वेदर दे हैव कोटा। मैंने कहा माय लॉर्ड, इन एज पर दिस जजमेंट आई थिंक दे हैव ए कोटा बिकॉज दे आर गिविंग इट अप टू 50%. So if it is up to 50%, that means it is like our system, because in that particular department, public safety department का वो केस है अमेरिका में, अलाबामा डिस्ट्रिक्ट है उसका, तो उसमें ब्लैक्स को इंटेंशनली या आर्बिट्रेरली 18-19 साल तक प्रमोट नहीं किया। तो ब्लैक्स ने अपना रिसर्च टीम डेवलप करके उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और उन्होंने कहा इस ईयर में मान लो 4 ब्लैक अवेलेबल थे सीनियर मोस्ट, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया। नेक्स्ट ईयर में 7 ब्लैक अवेलेबल थे। इस तरह से उन्होंने पूरा डाटा एनालाइज किया और कोर्ट को बताया कि ये रेस डिस्क्रिमिनेशन है, हमारी रेस की वजह से हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जो हमारे जो संस्थाएं काम करती हैं वो केवल आपस में लड़ने का काम करती हैं, वो कोई इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं करती उस पूरे प्रोसेस में। गवर्नमेंट का भी डाटा होता है, उसके बावजूद वो अपने लेवल पे कोई चीज़ एनालाइज करके कोई चीज़ तैयार नहीं करती और आपस में उनको केवल अपना बड़ा नाम करने के चक्कर में वो फाइट करते रहते हैं। 5 जज की जो जजमेंट है उसके तहत वो 9 जज या 11 जजों की जो बेंच है उसका डिसीजन अपसेट नहीं कर सकते। ये हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 141 और 145 दोनों इसके लिए एक्सप्लेन करते हैं और जुडिशरी के ऊपर बाइंडिंग है। संविधान के प्रोविज़न है कि अगर कोई प्रोविज़न होता है, कोई भी इंटरप्रिटेशन है, तो वो लार्जर बेंच से डिसाइड होगी। अगर कोई इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने की है और वो लार्जर बेंच की कोई इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, तो अगर उसको अपसेट करना है तो उससे लार्जर बेंच ही उसको अपसेट कर सकती है। अब जो अगर कोई लॉ से रिलेटेड आदमी है तो वो लिख सकता है
यूनाइटेड स्टेट्स में रिजर्वेशन का जो केस है वो है यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस फिलिप पैराडाइज, और इसका साइटेशन है 480 यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट 149 1987 में डिसाइड हुआ था। जो अगर कोई एडवोकेट हो रिजर्वेशन के बारे में वो लिखना चाहे तो ये जो है हर जगह इसका डिस्कशन होना चाहिए। जब भी आप केस डालते हैं तो उसमें इसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। हमारा जो संविधान है वो इकोनॉमिक राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, पॉलिटिकल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, सोशल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। और इस पूरे कंसेप्ट में सोशल राइट को जब प्रोटेक्ट करता है तो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट डेवलप होता है। जब पॉलिटिकल राइट्स को जब डेवलप करता है तो पॉलिटिकल जस्टिस का कंसेप्ट डेवलप होता है। इसी तरह अगर इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट होता है तो उसमें इकोनॉमिक इक्वलाइजेशन के लिए इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट डेवलप किया जाता है। अब इस इकोनॉमिक जस्टिस के कंसेप्ट को एनालाइज करने के लिए हम एक चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, जो कोर्ट का जो मेन कंसर्न है, जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, कोर्ट जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे भी बैकवर्ड क्लास की तरह क्रीमी लेयर लगाना चाहती है। तो क्रीमी लेयर कोर्ट लगाना चाहती है, बट उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है? क्या क्रीमी लेयर लग सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो मंडल का जजमेंट है इंदिरा सानी, उसमें 9 जजों ने माना कि SC ST एक रिकॉग्नाइज्ड बैकवर्ड क्लास है और इसके ऊपर और कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो 9 जजों की जजमेंट है, अगर उसको भी अपसेट करना है तो 11 जज को करना चाहिए। अब उसको दूसरे अगर पहलू से हम देखें तो जितने लोग हैं सिस्टम में, सोशल सिस्टम में, उनमें केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऐसे हैं जिन्होंने अनटचेबिलिटी को फेस किया है। तो अगर मान लो आप उनको डिस्टिंक्शन कर देते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि बैकवर्ड क्लास में भी क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्रीमी लेयर इसलिए नहीं होना चाहिए कि आदमी की रिकॉग्निशन उसकी कास्ट से है। जब मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो यादव है, अगर वो लिख देता है राम सिंह यादव, अब राम सिंह यादव लिखने के बाद उसका जनरल में तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है वो कास्ट बेस्ड है। जब उसका एनालिसिस होगा तो उसको जो उसका मार्किंग पैटर्न होगा, उसके कितने भी रिटर्न में मार्क्स होंगे, तो इंटरव्यू में उसको इतने ही मिलेंगे कि वो रिजर्वेशन से ही एडमिट हो सकता है या नौकरी पा सकता है। अब अगर क्रीमी लेयर लगा दिया तो आप जो आदमी साधन संपन्न भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि साधन संपन्न भी एक डिफरेंट कैटेगरी है। जो आदमी आपके नज़रिए से थोड़ा उनकी इनकम ज़्यादा है या उनकी फैमिली की इनकम ज़्यादा है, तो उसका एक्सक्लूजन का जो सिस्टम डेवलप जो किया, ये एक्सक्लूजन का जो सिस्टम है, इससे डिस्क्रिमिनेशन फैल रहा है। और आप उस पर जैसे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक भाई मान लो सर्विस में है, दूसरा भाई गांव में खेती करता है, तो इस क्रीमी लेयर के तहत वो गांव वाले भाई को बेनिफिट मिलता है और शहर वाले को नहीं मिलता है। अगर मान लिया जाए शहर वाला उस गांव वाले को सपोर्ट करता है, जो कि जो बैकवर्ड क्लासेज में जो SC ST OBC है, इनमें ज़्यादा नहीं तो 95% लोग सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली के दूसरे लोगों को। ऐसा 5% लोग हो सकते हैं जो सपोर्ट नहीं करते होंगे, पर मेजॉरिटी लोग सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो मेजॉरिटी लोग सपोर्ट करते हैं तो एक के बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। और डिस्क्रिमिनेशन जब होगा तो आपस में उनमें कन्फ्लिक्ट होगा। तो ये वो कन्फ्लिक्ट जो पैदा करना चाहते हैं ताकि एक आदमी जो है उस रिजर्वेशन के खिलाफ खड़ा हो। रिजर्वेशन कोई ऑब्नॉक्सियस चीज नहीं है। रिजर्वेशन इसलिए मिला क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का और कोई बेटर सिस्टम नहीं है। अगर आप रिजर्वेशन नहीं होगा किसी पर्टिकुलर जगह पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेज में रिजर्वेशन नहीं है तो आज एक भी जज सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है तो एक भी नहीं है, राज्यसभा में नहीं होता तो कितने राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है।
अगर अपर हाउस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें नहीं होता तो कितना रिप्रेजेंटेशन होता जहाँ जहाँ अपर हाउस है। और जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी की पोस्ट को एक्सक्लूड कर देते तो वहाँ कितना रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ ऐसी पोस्ट है जैसे डिफेंस है, डिफेंस में लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर मैंने आज तक कोई आदमी नहीं देखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे आदमी इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन का जो पैरामीटर है आपका वो केवल कास्ट बेस्ड है। जब वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का पैरामीटर है तो उसको ओवरराइड करने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा जिससे आप उसमें इक्वलिटी का राइट पैदा कर सकें। अब मान लो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट जैसे हम देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, क्रीमी लेयर लग जाती है, क्रीमी लेयर लग जाती है तो हायर पोस्ट जो है रिजर्वेशन की उन पे तो आपका राइट ऑफ कंसिडरेशन ही खत्म हो जाएगा। अब जो पॉलिटिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस में जो एमपी एमएलए का जो रिजर्वेशन है, आर्टिकल 330 और 332 में जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, लेकिन उस रिजर्वेशन के लिए हमारा कोई आंदोलन नहीं चलता है, लेकिन उसको 10 साल से 70 साल तक अपने आप बढ़ा देते हैं। लेकिन जो एजुकेशन में हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसके लिए आंदोलन भी चलता है तो एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं देते। जो सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसके लिए हमारा बहुत आंदोलन चलता है लेकिन उसमें रिजर्वेशन नहीं देते हैं। तो वो जो पॉलिटिकल जो लोग हैं जो एमपी एमएलए हो जाते हैं, मैं समझता हूँ अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो आज जो 117 या 119 लोग हैं वहाँ, उनकी जगह 9 आदमी चुनाव जीतेंगे। लेकिन वो 9 लोग जो है प्रधानमंत्री को रात को सोने नहीं देंगे और जो है वो हमारा ज़्यादा बेटर काम करेंगे जो है अब जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का उसके कंपैरिजन में। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हमें विक्टिमाइज कर रहा है। हालांकि मैं उस अमेंडमेंट के खिलाफ हूँ, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्रेस कर चुका हूँ, लेकिन जब ये नया अमेंडमेंट जो रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए लोकसभा में पेश किया जा रहा था तो 2 शेड्यूल कास्ट के एमपीज ने उस अमेंडमेंट को फाड़ा। जो फाड़ने वाले जो लोग थे वो दोनों शेड्यूल कास्ट के एमपी थे। तो इसका मतलब, और उनमें से एक मेरे पास इंजीनियर आते हैं तो उसने बताया, एक तो इंजीनियर था, बीटेक क्वालिफाइड था लड़का जो जिसने एमपी ने फाड़ा, तो वो मूर्ख भी नहीं है। हम ऐसे भी नहीं कह सकते वो मूर्ख है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ये रिजर्वेशन एक्ट फाड़ दिया तो इससे क्या बेनिफिट है क्या लॉस है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसका रिव्यू होना चाहिए। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट तो मुझे नहीं लगता बाबा साहब के ज़माने में जो नहीं मिला वो आज मिल जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो अगर नहीं मिलता तो ये इस रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। जब पिछली बार राजस्थान में रिजर्वेशन प्रमोशन का डिस्प्यूट था तो अभी बीजेपी के सांसद हैं अर्जुन मेघवाल, वो 10 एमपी लेके कपिल सिब्बल से मिलने गए और कपिल सिब्बल ने कहा कि ये रिजर्वेशन तो मेघवाल जी 10 साल के लिए था, अब आप ये छोड़ दो रिजर्वेशन की बात, वैसे चाय कॉफ़ी पियो और कुछ और बात कर लेते हैं। तो मेघवाल जी कहते, मैंने कहा मैं तो सोचता था आप तो वकील हैं, आपको तो ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मुझे तो लगा मेरे से भी कम नॉलेज है आपको। तो उसने कहा नहीं ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप, कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए कहाँ पे लिखा है आप बताओ संविधान में, जो प्रोविज़न जिसमें लिखा है वो आप मुझे बताओ किसको गवर्न करता है। जिस रिजर्वेशन के लिए मैं आया हूँ उस रिजर्वेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो एजुकेशन और सर्विसेज की रिजर्वेशन है इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये जब तक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तब तक ये रिजर्वेशन रहेगी। इसलिए जो समाज में हमारे लोग भी कुछ ऐसा समझते हैं कि वो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी तो ये रिजर्वेशन भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और उसको जब तक हम नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तब तक हम इसके बारे में कोई राइट्स नहीं एजिटेट कर पाएंगे। अब ये जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है
ये इक्वलिटी का जो फार्मूला है या ये इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है, उसको इक्वल प्लेटफार्म पे हर आदमी को खड़ा करने के लिए, हर आदमी को इक्वलिटी का राइट देने के लिए ये रिजर्वेशन जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे एजुकेशन में रिजर्वेशन लगी, बैकवर्ड क्लासेज के लिए एजुकेशन में रिजर्वेशन लगी, तो बहुत बड़ा हाहुल्ला हुआ, लेकिन उसके बावजूद इस साल हमने एक ओबीसी रिजर्वेशन का केस किया और 20 डिपार्टमेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में अगर 20-20 सीटें थी तो एक सीट से ज़्यादा कोई बैकवर्ड क्लास से नहीं भरी गई। तो वो लोग कितना डिजाइन करके उसको तैयार करते हैं और एक सीट को भी वो देना नहीं चाहते एससी एसटी ओबीसी को, तो उसको अगर एनालाइज आप करेंगे, उसको अंडरस्टैंड आप करेंगे, तो किस तरह आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे? क्योंकि जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक आप उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे और इसके बारे में कोई चर्चा भी इफेक्टिव करने में सक्षम नहीं होंगे। अब जो दूसरा प्रिंसिपल है संविधान का, वो है लिबर्टी। हमारा संविधान आर्टिकल 19 में लिबर्टी का राइट देता है और 6 तरह की लिबर्टी हमारे संविधान में रिकॉग्नाइज्ड है और उनके साथ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब किस एक्सटेंट तक आपको लिबर्टी है। लेकिन वो जो लिमिटेशन है वो रीजनेबलनेस की लिमिटेशंस है। अगर संविधान में मुझे लिबर्टी है ये यहाँ बोलने की, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है, लिबर्टी का पार्ट है, तो मैं यहाँ खड़ा होकर गाली नहीं दे सकता। ये रीजनेबलनेस का कंसेप्ट है। अगर हमें एकत्रित होने के लिए लिबर्टी है तो हम कोई वायलेंट एक्टिविटी करने के लिए एकत्रित नहीं हो सकते। इस तरह जो लिबर्टी है संविधान में, वो लिबर्टी रीजनेबलनेस के प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करती है। जो लिबर्टेरियन सोसाइटी होती है उसमें लिबरेशन का जो कंसेप्ट होता है, वो लिबरेशन का कंसेप्ट जो लिमिटेशंस होती हैं, जैसे सोशल लिमिटेशंस है, सामाजिक तौर पे जैसे इस पर्टिकुलर जगह में मान लो ये टेम्पल है, इस टेम्पल में शेड्यूल कास्ट नहीं आ सकता, ये सोशल लिमिटेशन है। तो ये जो लिबर्टी है उसका वायलेशन है। अगर ये लिबर्टी का वायलेशन है तो आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर लिबर्टी, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया, तो उनका जो लिटरेचर है उसमें वो कहते हैं कोई मंदिर में जाने के लिए मैंने ये सत्याग्रह नहीं किया, ये तो मैंने अपने लोगों को ये बताने के लिए किया कि हम हिंदू नहीं हैं और जो हमारे लोग हैं उनकी दशा जो जानवर है उससे भी बदतर है। क्योंकि उसमें गाय भैंस तो पानी पी सकती थी, लेकिन एक जो हमारा आदमी था उसमें उसको पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो ये जो मानसिकता है, इस चीज को उजागर करने के लिए, इसको लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मूवमेंट करना पड़ा। जब ये मूवमेंट किया तो इस मूवमेंट से उन्होंने एक्सप्लेन किया जो अपने फॉलोअर्स थे कि जो आप समझते हैं वैसा सिस्टम नहीं है। अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो चाहे महार तालाब का जो कंसेप्ट है पानी पीने के बारे में जो उन्होंने किया, या कालाराम मंदिर का जो उन्होंने किया, तो ये दोनों ही उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो मंदिर में कोई बहुत पूजा पाठ में इंटरेस्टेड थे, पूजा पाठ में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाने के लिए कि ये मंदिर कुछ नहीं है। अगर मंदिर वो होता तो फिर आप हर आदमी के लिए उसके दरवाजे होते, हमारे खुले होते। हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग हिंदू मानते थे, जो हिंदू मानते थे तो हिंदू अगर मंदिर है तो उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए था उनको। लेकिन अगर उस मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब जो है वो हिंदू नहीं है या उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। और उसी के बेसिस पे उन्होंने माइनॉरिटी का कंसेप्ट डेवलप करके तब हमें राइट्स दिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी थोड़ी सोशल
और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रोथ हुई, तो हम लोगों ने उन प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट किया और हम उनके ट्रैप में आ गए। उनके ट्रैप में आने की वजह से जो हमारे जो लोग हैं, उनकी जो दशा है उसमें मेजर परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना के रखते, तो हमारा जो सुधार है, जो हमारा रिफॉर्म जो होता, हमारे को उससे बेनिफिट जो होता वो ज़्यादा होता। जब हम उनसे अलाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो डोमिनेंट पोजीशन में है। बुद्ध महोत्सव 2016 दिनांक 22 ते 26 जानेवारी, स्थान दीक्षाभूमी नागपूर। जब हम उनसे अलाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो डोमिनेंट पोजीशन में है, तो वो कभी भी हमें मार्जिनलाइज कर सकता है। कोई भी डोमिनेंट आदमी जो है, वो कभी भी जो नेग्लेक्टेड है या जो मार्जिनलाइज आदमी है, उसको कभी भी मार्जिनलाइज कर सकता है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए था। उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि किस एक्सटेंट तक लिबर्टी है। जो लिबर्टी का कंसेप्ट है, अगर मान लो आप रोड पे जा रहे हैं, ये जो रोड है, इसके ऊपर हमें नंगे पैर चलने का भी अधिकार नहीं था। आज हम गाड़ी चलाते हैं उसके ऊपर। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या है? क्योंकि लिबर्टी हमें मिली, वो जो लिबर्टी हमें मिली, उस लिबर्टी को एक रीजनेबल एक्सटेंट तक हमने समझा, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं समझा कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करके उसको रिफॉर्म कर पाते। अगर हम रिफॉर्म उसको तभी कर सकते थे जब हम अपना ऑर्गेनाइज सिस्टम डेवलप कर पाते। तो जो हमारी घटक होने का जो सिस्टम है, फ्रेटर्निटी का जो सिस्टम है, फ्रेटर्निटी कहती है आपस में बंधुत्व होना चाहिए, सब लोग आपस में ज्वाइन करने चाहिए, लेकिन उस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं होता। हालांकि वामसेप और आपका बुद्धिस्ट थॉट के जो लोग हैं, वो उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन दूसरी जगह से गाइडेड होती है, जिसकी वजह से वो उन प्रिंसिपल्स को उतना अच्छी तरह से नहीं मान पाती। अब कुछ लोग हमारे सोचते हैं कि वो जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। ये सामाजिक बुराई है, एक सामाजिक सिस्टम है। सामाजिक सिस्टम में जो डोमिनेंट पोजीशन में जो आदमी होता है, उसके पास सब रिसोर्सेज होते हैं। जब उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, तो वो उन रिसोर्सेज को रेशनलाइज कर सकता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी विम्स एंड फैंसी पे। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन जब करता है, तो उसकी वजह से हमारे लोग उनके ट्रैप में आ जाते हैं। तो इसलिए जब तक हम अपना सामाजिक आंदोलन नहीं चलाएंगे, सामाजिक आंदोलन के बेसिस पे हम उसको डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम उसको उसमें से कुछ राइट्स को हम एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं ले सकते। जो इस तरह की लिबर्टी है, लिबर्टी का जो कंसेप्ट है, तो उसको हमें डेवलप करने के लिए आपसी बंधुत्व का जो सिस्टम है, उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। फ्रेटर्निटी पे अगर आप लिटरेचर देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, जबकि ये इतना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। लेकिन जैसे आपका ये तैयार करने के लिए हमने फ्रेटर्निटी पे काम किया 2 दिन, तो उस पर बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो ये जो फ्रेटर्निटी पे मटेरियल भी अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्राह्मणिकल लोग हैं वही रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च करते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब के जो प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं। जो प्रिंसिपल जिससे एक आम आदमी का, एक आम जो सिटीजन है, उसका बेनिफिट हो सकता है, उस तरह का जो मटेरियल है, उस तरह का रिसर्च मटेरियल है, वो अवेलेबल नहीं होता। इसकी वजह से ऐसा होता है। ये जो इंडियन सोशल सिस्टम जो है, इसमें कास्ट एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है। अगर आप कहीं जाते हैं और जनरल में मान लो एडमिशन लेते हैं, जनरल में एडमिशन लेने के बाद भी आपके ऊपर पूरी रिसर्च की जाती है, भाई है ये किस कास्ट का। अगर जनरल है, तो जनरल भी किस कास्ट का है। वो आइडेंटिफिकेशन का जो सिस्टम है, वो कास्ट आइडेंटिफाई करता है। अब वो कास्ट आइडेंटिफाई करता है, जैसे आइडेंटिफाई हो जाता है, मान लो किसी शेड्यूल कास्ट ने जनरल में ले लिया, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। अगर जब तक वो उसका नहीं पता लगेगा, तब तक वो नॉर्मल व्यवहार रहेगा। जब पता लग जाएगा, तो उस तरह का नॉर्मल नहीं होगा। इसी तरह अगर मान लो कोई आपको बेनिफिट देना है, वो जो बेनिफिट मिलता है, वो भी कास्ट सिस्टम के हिसाब से मिलता है।
नेहरू का अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप पढ़ें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने माना है कि आर्य विदेश से आए। नेहरू तो कोई हमारा आदमी नहीं था, उसका अपना जो भी विवेक था उसके हिसाब से उसने लिखा कि आर्यन जो है वो बाहर से आए। उसने कुछ ऐसी कास्ट और ऐसी क्लासेज हैं जिसको आइडेंटिफाई किया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और उसमें उन जिन कास्टों को किया, अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो उन कास्ट का डोमिनेशन है पूरे देश में। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये कल्चरल सिस्टम जब तक हम डेवलप करके उसमें कोई नई चीज इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसमें से कोई बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं ले पाएंगे। ये जो पूरा कंसेप्ट है इक्वलिटी का, ये इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है, ये लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को मैच करता है, और फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है वो इक्वलिटी और लिबर्टी को मैच करता है। अगर वो तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आपको इक्वलिटी भी नहीं मिलेगी, तीनों नहीं मिलेंगी तो लिबर्टी भी नहीं मिलेगी। अगर आपको इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी नहीं मिलेगी तो लिबर्टी भी नहीं होगी। अगर फ्रेटर्निटी होगी तो उसमें आपको लिबर्टी और इक्वलिटी होना जरूरी है। अगर इक्वलिटी और लिबर्टी नहीं होगी तो आप जो है आपको फ्रेटर्निटी का राइट नहीं मिलेगा, आपसी बंधुत्व का राइट नहीं मिलेगा, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होगा। अभी जो हैदराबाद में लड़के की जिसकी थ्योरी ये है कि उसने सुसाइड किया, बट जैसे हम केसेस करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो सुसाइड का केस नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से और जो केसेस का जो सिस्टम होता है उसके तहत वो एक सुसाइड का केस नहीं होना चाहिए, पर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उसकी वजह से मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर ये मान भी लिया जाए कि उस लड़के ने जनरल में जेआरएफ पास किया था, जैसा उसमें आ रहा आपके व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया में, तो अगर जिस बच्चे ने जनरल में जो जेआरएफ पास किया तो वो बच्चा जो है उसको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करने की वजह से ही उसका एक्सपल्सन हुआ। और जैसे हमारे बच्चे जो ऑर्गेनाइज करके जो डॉक्टर अंबेडकर एसोसिएशन या स्टूडेंट एसोसिएशन या दूसरी संस्थाएं जो चलाते हैं, वो अगर ऐसी संस्थाएं नहीं चलाएंगे तो वो उस इंस्टीट्यूशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भी पढ़े हैं उन इंस्टीट्यूशन में, हमें भी पता है वहाँ क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है। और मंडल से पहले की डिस्क्रिमिनेशन और मंडल के बाद की डिस्क्रिमिनेशन में और भी जमीन आसमान का अंतर है। मंडल से पहले डिस्क्रिमिनेशन एक रीजनेबल लेवल की डिस्क्रिमिनेशन थी, लेकिन मंडल लागू होने के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका जो प्रोपोर्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, जिसको बहुत कम बच्चे फेस कर पाते हैं, बहुत कम बच्चे उससे स्ट्रगल कर पाते हैं। और आज की डेट में IIM, IIT और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो हमारे बच्चे एडमिट हो रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद है जो सुसाइड कर रहे हैं या उनका मर्डर हो रहा है। तो जो हमारी बेस्ट जो जनरेशन है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे अपने आप को। इसलिए मैं समझता हूँ कि सामाजिक तौर पे हमें जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तब तक हम इसमें से अपने जो राइट्स हैं उसको नहीं ले पाएंगे। अब जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो डेवलप किए, कास्ट का सोशल बैकवर्डनेस का प्रिंसिपल, कास्ट का सोशल बैकवर्डनेस का प्रिंसिपल जो है वो क्रीमी लेयर से अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो एक आदमी मान लो उसके पास क्रीमी लेयर के प्रिंसिपल के हिसाब से 7 लाख रुपया मान लो इनकम होनी चाहिए। हालांकि अभी आज की डेट में क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन वो 7 लाख रुपए मान लो उससे उसकी इनकम ज्यादा है, लेकिन वो आदमी कास्ट प्रेजुडिस फेस करता है। वैसे वो क्रीमी लेयर है आपके हिसाब से, लेकिन जब वो बच्चा या जो वो एम्प्लॉई जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी, क्योंकि आपने उसकी क्लास से उसको डी क्लासीफाई कर दिया, और डी क्लासीफाई करने के लिए आपने उसको हॉस्टाइल ट्रीटमेंट के लिए एक सिंगल आउट कर दिया। जो ऐसा प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेबल हमारे संविधान में भी नहीं है, किसी दूसरे देश के संविधान में भी नहीं है। जो लिबर्टी का जो कंसेप्ट हम लोगों ने संविधान में लिया है
वो लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी पे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, उसके ऊपर आधारित है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा व्यू दिया था कि ये जो लिबर्टी का जो कंसेप्ट है या फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है, ये मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया, ये मैंने बुद्धा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे लिया है। लेकिन किसी भी हालत में हम चाहे बुद्धा के प्रिंसिपल को माने, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर माने, तो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है उससे जो नेट रिजल्ट हमारे सामने आता है, उस पैरामीटर में सामाजिक तौर पे जो हमारी सोच डेवलप होती है, सामाजिक तौर पे जो हमारी परसेप्शन डेवलप होती है, वो इगैलिटेरियन सोसाइटी की होती है। मतलब समाज में जो डिफरेंट तरह के लोग हैं, उसमें फिर ये इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं होती कि पर्टिकुलर आदमी किस कास्ट से बिलोंग करता है, और वो एक इगैलिटेरियन सोशल सिस्टम है, उसके तहत उसको एनालाइज किया जाएगा कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा है, वो मेरिटोरियस है या मेरिटोरियस नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, अभी 3-4 ऐसी कमेटी हो चुकी हैं जिन कमेटीज ने ये फाइंडिंग दी है कि उनकी इवेल्युएशन जो होती है एग्जाम के लिए, वो इवेल्युएशन भी कास्ट प्रेजुडिस के ऊपर बेस करती है। तो जो बच्चा इतना कास्ट प्रेजुडिस फेस करता है, ऐसे बच्चे के लिए लिबर्टेरियन समाज की कल्पना करना और फ्रेटर्निटी की कल्पना करना, वो बड़ा एक मुश्किल सब्जेक्ट है। और उसको अगर वो करेगा तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, और उसमें उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितनी उसको वो मेहनत करेगा। अब जो अनटचेबिलिटी या सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, उसका बेसिस क्या है? एक पर्टिकुलर कैंडिडेट किसी एग्जाम में टॉप करता है, जैसा कोई 3-4 साल पहले एक जुडिशरी के एग्जाम में एक शेड्यूल कास्ट लड़की ने टॉप किया। तो अब हाई कोर्ट ने रूल बना दिया कि जो इंटरव्यू है उसमें मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 33% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। तो उसको 200 में से 67% मार्क्स चाहिए थे, 67 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन उसको 15 मार्क्स में एलिमिनेट कर दिया। जिस बच्चे ने रिटन एग्जाम में टॉप किया, उसको एक्सक्लूड करने के लिए क्या उन्होंने फार्मूला चलाया? अगर वो मिनिमम मार्क्स का कंसेप्ट नहीं होता तो वो 15 मार्क्स के बावजूद भी सेलेक्ट हो जाती लड़की। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और सोशल लिबर्टीज का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर जब तक हम बड़े पैमाने पे काम नहीं करेंगे तो उसको हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे और अपने लोगों को उस से कोई बेनिफिट भी नहीं दे पाएंगे। एक प्रिंसिपल होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो ब्राह्मणिकल जो लोग हैं वो कहते हैं कि एफिशिएंसी एडवर्सली अफेक्ट होती है अगर ओबीसी या एससी एसटी के लोग जो है इनको रिजर्वेशन से प्रमोशन या रिजर्वेशन से अपॉइंटमेंट मिलता है। तो उसके लिए एक अभी कोई 1 साल पहले रिसर्च हुई, जिसमें एक यूएस की यूनिवर्सिटी है और एक दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, 2 प्रोफेसर ने रिसर्च की और उन्होंने ये माना, हमारी जो इंडियन रेलवे है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की और उसके बेसिस पे उन्होंने ये फाइंडिंग दी कि कुछ डिपार्टमेंट में जहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग ज़्यादा थे, उनमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई है। और उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि इसका मतलब उनसे एफिशिएंसी जो है एडवर्सली अफेक्ट नहीं होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको अगर एफिशिएंसी का कंसेप्ट अगर हम माने, एफिशिएंसी या कोई प्रमोशन या कोई अपॉइंटमेंट जो है वो कास्ट बेसिस पे डिसाइड नहीं होना चाहिए। हालांकि हम ये कह रहे हैं और उनका डिफरेंट व्यू होता है, लेकिन जब वो रिजर्वेशन के बेसिस पे उनको देना होता है तब वो कहते हैं कि नहीं ये प्रिंसिपल गलत है। लेकिन अगर रिजर्वेशन नहीं होगी तो वो एक आदमी को भी उसमें सेलेक्ट नहीं करते। अगर दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ओबीसी में जो एशियन स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसमें 20 सीटें बैकवर्ड क्लास की रिजर्व थी
और 20 सीटों में से एक बच्चे को उन्होंने सेलेक्ट किया और बाकी बच्चों के जो रिटर्न में मार्क्स इतने कम उन्होंने इवेलुएट किए कि किसी बच्चे को एडमिशन ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो रिजर्वेशन दिया। अगर रिजर्वेशन उनको दिया और उसको मिनिमम मार्क्स के बेसिस पे आप एक्सक्लूड करेंगे तो रिजर्वेशन का पर्पज ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि रिजर्वेशन तो आपको सामाजिक आधार पे अब उसको जो ग्रेजुएशन है, ये मास्टर डिग्री का केस था, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए। अब वो ओबीसी कैंडिडेट है, उसके 66% मार्क्स थे और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के बावजूद उसके 66% मार्क्स होने के बावजूद वो बच्चा जो है आपके रिटन टेस्ट में 33% नंबर ही क्यों ले पाया? अगर उसको 50% नंबर चाहिए तो 33% ही नंबर क्यों आए उसके? ये एक सोचने की बात है। तो इसमें इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी एक बड़े पैमाने पे चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अब एक जो जुडिशियल प्रिंसिपल है वो है कि जुडिशियल रिव्यू करने की कोर्ट की ड्यूटी है। जो आज की डेट में जो कोर्ट ने प्रिंसिपल डिसाइड किए उसके तहत जो जुडिशियल रिव्यू है उसको कोर्ट रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है रिजर्वेशन केसेस में। जब जुडिशियल रिव्यू को वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो उस रिस्ट्रिक्शन के तहत वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करना चाहते। संविधान में जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी को दी है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 25 था, जो अब संविधान का आर्टिकल 32 है, उसकी को जब अडॉप्ट किया तो उसके लिए बोलते हुए कहा था कि ये संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। अगर ये प्रोविज़न संविधान में नहीं होता तो ये संविधान नलिटी होता, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, ये इलीगल डॉक्यूमेंट होता। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया डेवलप किए जिसके तहत वो जो रिट ज्यूरिडिक्शन है उसको कर्टेल कर रही है। पर्टिकुलरली रिजर्वेशन के इश्यूज में वो अनेबलिंग प्रोविज़न कह के और वो ये कहती है कि ये कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती, ये एग्जीक्यूटिव की डिस्क्रिशन है। ये इस तरह का जो कंसेप्ट जो डेवलप कर रहे हैं उसके तहत जो इंटरप्रिटेशन है, जो लार्जर बेंचेस की इंटरप्रिटेशन है और यूएस सुप्रीम कोर्ट को जैसे हमारा संविधान है उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिट ज्यूरिडिक्शन की। डायरेक्ट कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है, उनके संविधान में ऐसा नहीं है। हमारा जो वर्किंग का सिस्टम है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को इंटरप्रेट करने का सिस्टम है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को मानने का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसको भी मानना चाहिए। और उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने नागराज का जो जजमेंट दिया जिसमें कहा ये अनेबलिंग प्रोविज़न है और डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, उसको रिव्यू करना चाहिए और लार्जर बेंच के जजमेंट के हिसाब से या तो उसको फंडामेंटल राइट का दर्जा देना चाहिए। अगर मान लो आप फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं देते हैं तो पावर कपल्ड विद ड्यूटी का तो आपका अपना एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, उसको तो आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि मैंने आपका बहुत कीमती वक्त लिया और संविधान के बारे में जो चर्चा हम लोगों ने की उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस तरह से एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। तो ये 54 पेज का वो है अपना रिटन आर्टिकल, ये राहटे जी को मैंने दे दिया है और ये शायद उसको पब्लिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि मैंने आप लोगों का बहुत कीमती वक्त लिया। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।